और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कास्ट सेंसस से जुड़ी आ रही है, जातिगत जनगणना पर एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें। कई बड़े फैक्टर्स को ध्यान में रखकर सरकार का ये फैसला हुआ है कास्ट सेंसस का। आला सरकारी सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 से 3 महीने में जाति जनगणना का काम शुरू हो जाएगा और अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। तो ये एक केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला, जिसमें जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना कराए जाने की जो बात थी, अब उसमें खबर जो निकल कर आ रही है कि आला सरकारी सूत्रों से एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि 2 से 3 महीने में जाति जनगणना का काम शुरू हो जाएगा और इस संबंध में जो अधिकारियों की नियुक्ति होनी है उसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। जाति जनगणना पर एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं। अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, एक बहुत बड़ा फैसला है ये केंद्र सरकार का, जाति जनगणना को लेकर विपक्ष जो है लगातार हमलावर था। क्या अचानक ऐसा हुआ कि सरकार को ये फैसला लेना पड़ा? क्योंकि सरकार के अलग अलग तबकों से हम सुन रहे थे जाति जनगणना को लेकर उसके विरोध में आवाजें थी। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है कि 2029 में महिला आरक्षण को लागू करना चाहती है सरकार। जो 33% आरक्षण देने का फैसला किया गया है, जिसके बारे में संविधान में संशोधन भी कर दिया गया है, वो लागू हो जाए, इसके लिए जनगणना होना बहुत जरूरी है और इसीलिए जनगणना शुरू होगी। उसमें जातीय जनगणना को भी जोड़ा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है इसमें कि इस बार जो जातीय जनगणना होगी उसमें मुसलमानों की भी जातियां गिनी जाएंगी, क्योंकि पसमानदा समाज जो है, जो कि मुसलमानों में बैकवर्ड माना जाता है, उसकी बड़ी भारी संख्या है और सरकार को ये लगता है कि उनके अगर सामाजिक उत्थान की जरूरत है तो उसके लिए उनके आंकड़े होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस बार जो धर्म का कॉलम होता है हर बार जनगणना में, उसमें जो जाति का कॉलम होगा वो भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भरना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप मुस्लिम हैं और अगर आप पिछड़ी जाति से आते हैं तो आपको बताना होगा कि आप किस पिछड़ी जाति से आते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके फैसला किया गया है। डिलिमिटेशन भी होने जा रहा है, जो कि अगले साल फ्रीज परिसीमन से हट जाएगा। तो उसके मद्देनजर नए सिरे से लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज, विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज तय होनी है और वो भी ये काम जनगणना के बाद शुरू हो जाएगा। तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जो जनगणना का काम होगा इस बार पूरी तरह से डिजिटल तरीके से होगा। इसमें सारे जो जनगणना करने वाले अधिकारी होंगे उनके हाथों में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। आधार से इसको जोड़ा जाएगा ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ना हो। तो ये सारे कदम हैं जो उठाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया सरकार के आला सूत्रों की ओर से कि जब जनसंख्या आएगी और जब ये कहा जाएगा कि ओबीसी की संख्या कई जगह पर ज्यादा है, तो वैसे में जो 27% का आरक्षण की सीमा उसको बढ़ाने की बात होगी, 27% से अधिक आरक्षण दिया जाए, तो इस पर विचार हो सकता है। जिस तरह से ईडब्ल्यूएस को 10% का कोटा दिया गया अलग से, वैसे इनकी भी सीटें बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जहां तक 50% की सीलिंग को तोड़ने का सवाल है, सरकार ने कहा कि जब आंकड़े आएंगे उसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सरकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। और इसके साथ साथ जो बात राहुल गांधी की ओर से कही गई कि तेलंगाना का जो फार्मूला है सर्वे के दौरान उसको लागू किया जाए, उस पर सरकारी सूत्रों को कहना है कि वो अशांति पैदा करने वाला फार्मूला है और उस पर विचार सरकार नहीं करेगी। लेकिन साथ साथ ये भी माना गया है कि विपक्षी दल जो है उनसे राय ली जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी कि जनगणना किस तरीके से कराई जाए। जहां तक राजनीतिक कारण है, ये कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी गठबंधन को वहां मिल सकता है और ये भी एक बड़ा कारण रहा है इस फैसले के पीछे। बिल्कुल, टाइमिंग भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। यहाँ अखिलेश जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2011 के बाद ये जनगणना होगी और शायद आजाद भारत में पहली दफा होगा कि जातिगत जनगणना होगी। उससे पहले 1931 में हुई थी ब्रिटिश राज के दौरान। इसके क्या फायदे आने वाले वक्त में, अगर टाइमिंग को भी देख लिया जाए, क्या क्या फायदे हो सकते हैं सरकार को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरक्षण जो है वो दिया गया है ओबीसी को, एससी एसटी को। एससी एसटी की तो जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना 1931 के बाद से नहीं हुई, तो उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 31 के आंकड़ों के आधार पर ही उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। सरकार को लगता है कि ये जनगणना पूरी होने के बाद जो आंकड़े आएंगे उसके बाद उनके ये जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, उनके लिए जो भी कदम उठाए जाने हैं सरकार की ओर से, उन्हें उठाने में आसानी होगी, क्योंकि ठोस आंकड़े सरकार के पास होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर है कि राजनीतिक दल भी इसका फायदा उठाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके पास फिर डेटा रहेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जाति के कितने वोट हैं और शायद उसी के हिसाब से वो अपने चुनावी रणनीति को बनाए। लेकिन वो एक
ऐसा कदम है जो निश्चित तौर पर इनबिल्ट है और होगा ही होगा। साथ साथ पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इसमें एक और सरकार को लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी उत्तर और दक्षिण को लेकर के दरार आ सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दक्षिण की पार्टियां मांग कर रही हैं कि डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, उस पर फ्रीज कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर ओबीसी के आंकड़े आ जाते हैं तो फिर जब पता चलेगा कि उत्तर भारत में ओबीसी की संख्या ज्यादा है, लिहाजा उनको ज्यादा नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के भीतर भी डिलिमिटेशन को लेकर के मतभेद जो है वो सामने आ सकते हैं। जी अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहें तो जाति जनगणना के फैसले के पीछे जो बड़ी तैयारी है उसकी वजह भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा से। उन्होंने बताया कि 2029 में महिला आरक्षण लागू करना एक मकसद है, जिसकी वजह से जातिगत जनगणना कराना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ टाइमिंग एक बहुत बड़ा सवाल है। बिहार विधानसभा चुनाव में एक संदेश देने की भी एक कोशिश है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय में पिछड़ों की पहचान की जाएगी इस बार जब जातिगत जनगणना कराई जाएगी। साथ ही साथ विपक्ष के हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा छीनना भी एक कोशिश है। ये फैसले के पीछे सरकार का मकसद परिसीमन को ध्यान में रखकर भी यहां पर ये किया गया एक फैसला है।